हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम कोस्टल टोपोग्राफी की बात करेंगे, तटीय भूआकारिकी की। ये जियोमॉर्फोलॉजी का 7वां पार्ट होगा। 6 पार्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इनमें जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो मैंने उन्हीं को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। बाकी चीज़ों को मैंने ऐड नहीं किया है, जैसा कि सब टॉपिक में मैंने किया हुआ है। तो पहला पॉइंट है, जिस जल स्तर पर होकर लहरें अग्रसर होती हैं। जिस जल स्तर पर होकर लहरें क्या होती हैं, अग्रसर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फेंच कहते हैं। सागरी लहरें बहती हवा से ऊर्जा प्राप्त करती हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला पॉइंट है, जब तरंग या तो खुले सागर में या प्रतोड़न रेखा पर टूटती है तो उसकी क्या होती है, ऊर्जा निर्मुक्त हो जाती है। दोलन या दोलायमान तरंगें कहाँ पे उत्पन्न होती हैं, अधिक गहरे वाले भागों में। अगला पॉइंट है, स्थानांतरणी तरंग, छिछले सागर की तरंग, इसे एक श्रृंगी तरंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक श्रृंगी तरंग। अगला पॉइंट है, जब लहरों की ऊंचाई अधिक होती है और लंबाई कम होती है तब लहरें अधिक ऊंचाई के कारण टूटकर क्या होती हैं, नीचे की ओर आगे की ओर गिरती हैं। क्या होती हैं, टूटकर आगे की ओर गिरती हैं तथा तट की ओर कह सकते हैं अपने लांगों में झपटती हैं, आगे की ओर चलता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, टूटी हुई जल तरंग को सर्फ ब्रेकर या क्या बोलते हैं, सर्फ ब्रेकर या श्वास कहते हैं। एक बार और देखते हैं इस पॉइंट को। जब लहरों की ऊंचाई अधिक होती है और लंबाई कम, तब लहरें अधिक ऊंचाई के कारण टूटकर आगे गिरता है तथा तट की ओर आगे चलता है या तट की ओर झपटता है। इस टूटी हुई जल तरंग को क्या कहते हैं, सर्फ ब्रेकर या श्वास। 3 नाम है, सर्फ ब्रेकर या श्वास। आगे हम बात करें, जल के पीछे लौटने को क्या बोलते हैं, आधा प्रवाह। अगला पॉइंट है, तट से जिस दूरी पर समान ऊंचाई वाले तरंगों के श्रृंग टूटते हैं तथा सर्फ के रूप में बदलते रहते हैं, उस दूरी से यदि समानांतर रेखा खींची जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लग लाइन या प्रतोड़न रेखा। एक बार और देख लेते हैं, शायद आपको समझ में ना आया हो। तट से जिस दूरी पर समान ऊंचाई वाले तरंग के श्रृंग टूटते हैं, समान ऊंचाई वाले तरंग के जो श्रृंग होते टूटते हैं तथा सर्फ के रूप में बदलते रहते हैं, मतलब आगे की ओर तट की ओर बढ़ते रहते हैं, उनकी दूरी को अगर एक समानांतर दूरी को अगर मिलाकर एक रेखा खींची जाए तो उसको क्या बोलते हैं, प्लग लाइन या प्रतोड़न रेखा। अगला पॉइंट है, जब जल लंबवत रूप से नीचे नहीं गिरता जबकि धीरे धीरे स्पील करता है। अब देखते होंगे लंबवत रूप से नीचे नहीं गिरता, जब कह सकते हैं जल का स्पीड कम होता है तो धीरे धीरे स्पील करता है जल। जिस तट के पास क्या होता है, इससे झाग उत्पन्न होता है और सागरी जल सफ़ेद हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पिलिंग ब्रेकर। स्पिलिंग ब्रेकर का मतलब स्पिल करना, जल जब स्पिल करता है तो झाग उत्पन्न होता है तट के पास, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिलिंग ब्रेकर। अगला पॉइंट है, जब तरंग शीर्ष पर जल टूटकर सीधा लंबवत के रूप में नीचे गिरता है तथा तेजी से सागर की ओर झपटता है, तब इसे हम क्या बोलते हैं, प्लजिंग। टूटना मतलब प्लजिंग ब्रेकर, स्पिलिंग ब्रेकर, प्लजिंग ब्रेकर। आप इसी वर्ड को आप पकड़िए, आप अच्छे से इसको समझेंगे क्या है। टूटकर सागर की तट की ओर झपटता है, प्लजिंग ब्रेकर। और जब जल सागर के तट की ओर स्पिल करता है तो स्पिलिंग ब्रेकर। अगला पॉइंट है, जब जल तेज़ी से तट की ओर गतिशील होता है तो उसे हम सर्जिंग ब्रेकर कहते हैं। 3 ब्रेकर हो गए, कौन कौन, प्लजिंग, सर्जिंग और स्पिलिंग। स्पिल करने वाले जल जो होता है, झाग उत्पन्न करता है, उसे स्पिलिंग ब्रेकर। जब तेज़ी से सागर के तट की ओर बढ़ते हुए जल
सागर तट की ओर झपटता है टूटते हुए तो प्लजिंग ब्रेकर, प्लजिंग मतलब टूटना होता है, प्लग करना, प्लग मतलब क्या होता है, तोड़ना या टूटना, प्लजिंग ब्रेकर। और जब तेज़ी से जल क्या होता है, तट की ओर गतिशील होता है, ना टूटता है ना स्पिल करता है, तो उसको हम बोलते हैं सर्जिंग ब्रेकर। अगला पॉइंट है, जल के तट के समानांतर प्रवाहित होने वाली धारा को हम बेलांचली धारा कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तट के समानांतर प्रवाहित होने वाली धारा को बेलांचली धारा कहते हैं। अगला पॉइंट की हम बात करें तो अगले पॉइंट में है, जहाँ पर सागरी तरंगें आगे बढ़कर पहुँचती हैं उसे पृष्ठ किनारा। सागरी जल जहाँ पे आप देखेंगे जब लहरें तेज चलती हैं तो वो बहुत अंदर तक घुस जाती है तट के अंदर, तो जहाँ तक टच करती हैं धरातल को वो सबसे सागरी जल का पृष्ठ किनारा हो जाएगा, जिसको बैकशोर बोलते हैं। और जहाँ सागरी जल सदैव रहता है उसको हम अग्र किनारा बोलते हैं या फोरशोर बोलते हैं। बैकशोर फोरशोर आया हुआ है, बैकशोर सबसे पहले होता है, इसके बाद फोरशोर, इसके बाद सुदूर किनारा होता है, आखिरी किनारा या जिसको बाहरी किनारा बोलते हैं। बैक, फिर फोर, फिर सुदूर या बाहरी किनारा। अब इससे उत्पन्न स्थलाकृतियाँ कौन कौन से हैं, इरोजनल टोपोग्राफी देख लेते हैं। किससे? तटीय भू आकार की। कौन कौन से हैं इनका अगर हम बात करें तो तटीय क्लिप, तटीय कंदरा, प्राकृतिक चिमनी या वात छिद्र। एक बार आपने पढ़ा होगा कैरियस सेल, अब इससे पहले वीडियो में मैंने बात किया था। चलिए आगे इसका जिक्र करेंगे हम। कौन कौन से बनते हैं? तटीय क्लिप बनता है, तटीय कंदरा। तटीय कंदरा में कौन कौन से? प्राकृतिक चिमनी, वात छिद्र, प्राकृतिक मेहराब या स्टैक, सागरी स्तंभ, चिमनी सेल या केरी, इसी का नाम है चिमनी सेल, जिसे स्केरी बोलते हैं, इसको स्टैक भी कहते हैं। अंडाकार कटान तथा लघु निवेशिका, यहाँ लघु मैंने काट दिया है, निवेशिका होता है, लघु निवेशिका इसमें नहीं आएगा। निवेशिका तरंग घर्षित वेदी, तरंग घर्षित मैदान या तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म ज्वारी कुंड का निर्माण होता है। आपको इसको बार बार पढ़ना होगा, देखना होगा, ठीक ना, ऐसे याद नहीं होगा। ये जो अपरदनात्मक स्थलाकृति हैं इनके नाम थोड़ा टफ हैं और एक बार से तो याद होगा नहीं, एक बार पढ़ने से। और किसी किसी का नाम 2-3 है तो आपको देखना होगा। जैसे एस्टैक है तो एस्टैक को सागरी स्तंभ भी बोलते हैं, चिमनी सेल या स्केरी भी बोलते हैं। इसे के 3-4 नाम हैं स्टैक के, आप देख पा रहे होंगे। स्टैक है तो स्टैक के सागरी स्तंभ भी बोलते हैं और चिमनी सेल या स्केरी बोलते हैं। तो ये 2-3 नामें हैं इसके। प्राकृतिक जो तटीय कंदरा है, तटीय कंदरा में प्राकृतिक चिमनी, वात छिद्र या प्राकृतिक मेहराब बनते हैं। तो एक बार 2 बार वीडियो को देखिए और इससे नोट्स बना लीजिए, तभी समझ में आएगा कि क्या ये है। अगला बात करें निक्षेप जनित स्थल रूप, डिपोजिट टोपोग्राफी। डिपोजिट टोपोग्राफी, वहाँ पे निवेशिका की हम बात किए थे, यहाँ पे लघु निवेशिका। निवेशिका जो है इरोजनल है और लघु निवेशिका डिपोजिशनल है। तरंग निक्षेपित वेदिका, पुलिन जो बीच होता है, सागरी बीच, इसका मैंने जिक्र किया था। बालुका तट जो आपने पढ़ा होगा नदी में, बालुका तट का निर्माण नदी के निक्षेपण से होता है। रोधिका या रोध बार या बैरियर्स का निर्माण होता है। अपतट रोधिका, ऑफशोर बार्स, स्पीड हुक, लूप या छल्ला, लूप को छल्ला भी बोलते हैं। संयोजक रोधिका, कनेक्टिंग बार्स या एसोसिएटेड फीचर्स बोलते हैं। टोम्बेलो, सागरी तटभाग, कोस्टल वेटलैंड्स को बोलते हैं। सबका, ये नया वर्ड आया है तटीय स्थलाकृति में, सबका। डेल्टा, डेल्टा तो आप कहेंगे कि नदी द्वारा बनता है, लेकिन डेल्टा का निर्माण सागरी लहरों के द्वारा भी डेल्टा का निर्माण होता है।
अब सागरीय किनारों का प्रकार देख लेते हैं, कौन कौन से सागरीय किनारों के प्रकार होते हैं। सागरीय किनारों के प्रकार, रिया तट, बहुत बार पूछा है, इसको जलमग्न होता है। फ्योर्ड, फ्योर्ड तट भी पूछा है, ये भी जलमग्न होता है। तटीय मैदान वाला तट, ये भी जलमग्न होता है। डेल्टाई किनारा, जिसको उदासीन या तटस्थ तट भी बोलते हैं। तो डेल्टाई किनारा का दो नाम और हैं, उदासीन या तटस्थ तट। पांचवा है, आप देख पा रहे होंगे, जलोढ़ मैदान तट। अब जलोढ़ मैदान तट तो आप सोचेंगे कि नदी द्वारा बनता है। ज्वालामुखी किनारा, मिश्रित किनारा, भ्रंशजनित किनारा, ये सागरीय किनारों के प्रकार हैं। 8 प्रकार, इनको आपको याद रखना होगा। डालमेशियन तट, ये क्या होता है, ये भी पूछा गया है। डालमेशियन तट, इस प्रकार के तट में पर्वतमालाएं तट के समानांतर पाई जाती हैं। जो डालमेशियन तट होता है, तट के एक प्रकार का पर्वतमालाएं हैं जो तट के समानांतर पाई जाती हैं, और निमज्जन के बाद ये पुरानी पर्वतमालाएं क्या होती हैं, समानांतर लंबे श्रृंखला में बदल जाती हैं, जिसके बाद लंबी लंबी समुद्री बाहें अंदर की तरफ समानांतर प्रवेश कर जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जब ये ऊपर थी तो एक श्रृंखलाबद्ध डालमेशियन पर्वतों की श्रेणियाँ थीं, और ये जब निमज्जन होगा तो यही समुद्र में नीचे की ओर तक चली जाती हैं। इनको हम बोलते हैं डालमेशियन तट। आगे हम बात करें एक आदर्श पुलिन में क्या क्या होते हैं। तो आदर्श पुलिन में क्लीफ होता है, टालस होता है, दलदल युक्त गर्त होता है, वर्म होता है, पुलिन कांस्य, रेत उर्मिका होती है, कटक होता है, अपर्दित कटक होता है, और रनेल होता है। ये एक आदर्श पुलिन के भाग हैं। अगर ये पूछ ले कि आदर्श पुलिन में कौन सा आकृति नहीं बनती, तो बहुत टफ क्वेश्चन बनेगा, और इसको हम बताना है 95% लड़के नहीं कर पाएंगे। जो अच्छे से पढ़ा होगा, क्लीप, टालस, दलदल युक्त गर्त, वर्म, पुलिन, कांस्य, रेत उर्मिका, कटक, अपर्दित कटक, रनेल, अगर ये याद हैं तब तो आप समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। नहीं तो हवा भी नहीं लगेगा कि आदर्श पुलिन में क्या क्या भाग होते हैं, कहाँ से पूछ लिया। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।